Assalamu alaikum ji. We are practically in the middle of this course on sports psychology, and hopefully you have become half an expert in sports psychology, at least in terms of understanding the subject. You would be one of the rare birds who would know this recent subject matter of sports psychology. So if you get an A grade in this, you should be very proud of yourselves, because you would be one of those rare people, rare students who are familiar with the subject of sports psychology. पिछली दफ़े हमने जिक्र किया था कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज का जिसके जरिए से टीम को एनर्जाइज किया जाता है, जिसमें हमने देखा था कि जरूरी है कि कंपटीशन के दौरान, कंपटीशन से पहले लोगों को, स्पोर्ट्स पर्सन्स को, एथलीट्स को एनर्जाइज किया जाए, सो दैट दे आर इन्वॉल्व्ड body and soul in this performance of their art, which is the sport activity that they are carrying out. In that context, I showed you 4 diagrams. अभी मैंने गुजारिश की आपसे कि पिछली दफ़े हमने लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट्स, मैनेजर्स, coaches, concerned individuals, how can they help to energize teams? And in that context, I showed you 4 figures and diagrams which experiments have shown that if the teams are energized, those teams perform better than those teams that are not energized. लेकिन मैंने आपको उन 4 फिगर्स के जरिए ये भी वाज़े किया था कि ओवर एनर्जाइजेशन या ओवर अराउजल या अराउजल बियॉन्ड एन ऑप्टिमल पॉइंट, whether it is in terms of individuals or in terms of teams, that over energy, over arousal negatively impacts the performance of sports persons. ये चीज हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके थे कि ओवर अराउजल की वजह से इंडिविजुअल्स पर, उनकी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पर, उनकी एथलेटिक परफॉर्मेंस पर बुरा असर पड़ता है, चाहे उनका ताल्लुक मेल से हो या फीमेल से हो या किसी और स्पोर्ट्स, टेनिस से हो या क्रिकेट से हो या हॉकी से हो या स्विमिंग से हो या एथलेटिक्स से हो. ओवर एनर्जी, ओवर अराउजल नेगेटिवली इम्पैक्ट्स स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस. ये हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के रेफरेंस से देख चुके थे. पिछली दफे जो हमने देखा था उसका हमने ये एक्सपेरिमेंट्स की सीरीज में आपको दिखाया था कि कैसे टीम्स पर भी इसका जो असर है ओवर अराउजल का, वो बुरा हो सकता है. और हमने आपको फिगर्स और डायग्राम्स के जरिए ये बात दिखाई थी कि जब टीम जो है वो अंडर अराउज्ड हैं तो पेप टॉक की वजह से या अराउजल की वजह से उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है. अगर टीम्स जो हैं वो एक और स्टेज पर पहुंच गई हैं जहां अराउजल जो लेवल है वो काफी बुलंद है, the team is ready to take on their rivals, their competitors, then the pep talk helps but a little bit in improving their performance. But if the team has already reached an optimal level, an optimal stage of arousal, and if again pep talk is provided, if again the teams are energized, then that effort to energize team negatively impacts team's performance, because the energy level of the team as a whole goes beyond that optimal level where performance improves. And when the team's overall level of energy goes beyond that optimal level,
that reached stage negatively impacts the performance of the team as a whole. ये हमने पिछली दफे आपको फिगर्स और डायग्राम्स के जरिए ये बात आपको दिखाई थी. एक तो ये हमने पिछली दफे देखा था. दूसरी बात जो हमने देखी थी वो ये थी कि हम आपको कुछ स्ट्रेटजीज बताएंगे कि कैसे टीम्स को या इंडिविजुअल्स को एनर्जाइज किया जाता है. और इस ज़िमन में हमने आपसे पिछली मर्तबे तक 5 स्ट्रेटजीज का जिक्र कर लिया था. आज और कुछ स्ट्रेटजीज देखते हैं और यही आज का लेक्चर है जहां से हम आज शुरू करेंगे कि वो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं उन 5 के अलावा जो पिछली दफे हम देख के आए हैं, जिनमें फैन सपोर्ट थी, याद आ रही हैं आपको, जिनमें पेप टॉक्स थी, जिनमें पेरेंट टीचर एथलीट का इंटरैक्शन शामिल था, याद आ रहा है आपको. ये 5 स्ट्रेटजीज थी जिनके जरिए से टीम्स को एनर्जाइज किया जा रहा है आजकल, ताकि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो जाए. चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं. छठी चीज जो इस ज़िमन में देखनी है आपने वो है यूज ऑफ पब्लिसिटी या एडवर्टाइजिंग. देखा यह गया है कि अगर टीम्स के बारे में बिलबोर्ड्स लगे हैं, टीम्स के बारे में एडवर्टीजमेंट्स चल रही हैं रेडियो पे या टेलीविजन पे या न्यूज़पेपर्स में या बिलबोर्ड्स पे या लीफलेट्स पे, तो फिर इस चीज का उस टीम के मोराल पर, उस टीम की परफॉर्मेंस पर एक मुस्बत असर पड़ता है. इसलिए मॉडर्न लोग जो टीम्स को एनर्जाइज करते हैं वो इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि उनकी टीम्स एनर्जी, टीम की एफर्ट जो है दैट इज बीइंग पब्लिसाइज्ड और दैट इज बीइंग एडवर्टाइज्ड. इससे क्या होगा, एक तरफ तो स्पोर्ट्स पर्सन्स जो हैं वो ये समझेंगे कि उनकी एफर्ट एप्रिशिएट की जा रही है. दूसरी तरफ जब ये पब्लिसिटी या एडवर्टीजमेंट जो है ये लोगों तक पहुंचती है तो इसकी वजह से फैंस की, लोगों की सपोर्ट बिल्डअप होती है. फैन सपोर्ट बिल्डअप is an important strategy that we have already discussed in the last lecture. That if there are people who buck their teams up, if there are people who are behind their teams, then those teams tend to perform better because they get energized. One of the ways of getting people to get involved with team efforts, one of the ways of involving the general public to pep up the team is to advertise and give publicity to the team efforts. और यही आजकल के कोचेस, मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर्स कर रहे हैं. हर अहम टीम के साथ मॉडर्न वर्ल्ड में पीआर का पूरा डिपार्टमेंट, पीआर स्टैंड्स फॉर पब्लिक रिलेशंस, पब्लिक रिलेशनिंग का पूरा डिपार्टमेंट मुंसलिक होता है. उनकी पूरी एडवर्टाइजिंग कैंपेन बनाई जाती है. Team handling is handled, the team is considered by the PR department, the public relations advertising department, as a product. Look at it this way. जरा ये गौर तलब बात है, थोड़ा सा इसका कनेक्शन देखिए कि साइकोलॉजी का मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग के साथ कैसे कनेक्शन बन रहा है इन रिलेशन टू sports psychology. The PR department considers the team a product. If the product is handled, marketed in a reasonable, rational way, then the team would reap better benefits for the management. अगर लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होंगे टीम एफर्ट के साथ तो लोग ज्यादा से ज्यादा टीम को देखने के लिए आएंगे. देखने का मतलब है मोर रेवेन्यू जनरेशन.
ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजर जो होंगे वो चाहेंगे कि वो अपनी प्रोडक्ट्स को उस टीम के साथ मुंसलिक करें। इसलिए बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग एफर्ट्स द टीम would be able to generate more revenues. The team would be able to generate more public interest in its effort. Generation of revenues and generation of public interest in team activity is an energizing set of stimuli for the team as a whole. इसलिए आजकल लोग जो हैं माहिरीन नफ्सियात और मार्केटिंग के लोग जो हैं वो सर जोड़ के इकट्ठे बैठे हैं और ये देख रहे हैं कि टीम्स को एक प्रोडक्ट के तौर पे कैसे इस्तेमाल करके कि उस टीम से मुतल्लिक ज़्यादा से ज़्यादा फैन सपोर्ट और रेवेन्यू जनरेशन की जा सकती है। एंड दैट इज़ हाउ पब्लिसिटी एंड एडवर्टाइजिंग कैन बिकम an energizing activity for the team as a whole. सातवीं चीज जो इस ज़िमन में आपने देखनी है that is news coverage. देखिए, publicity और advertising is done by the team, by the PR department of the team, which means that the publicity or the advertising is actually seen by the recipient, by the audience, as being generated by the people related with the team. Therefore, the confidence in the message that the fans receive is less as compared to the confidence that they would have in the team effort if the audience feels that there is a neutral source that is providing them information related to the team. That the source that is providing them the information about the activity of the team, about the input of the team, that source is not related to the team, but is independent of the team. If the source of message is independent, then it leads to better building up of confidence on the part of the receiver. तो इसलिए अगर टीम एफर्ट्स जो हैं वो न्यूज कवरेज के तौर पर पेश हो रही हैं, वो न्यूज कवरेज के तौर पर रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर पे पेश हो रही हैं, then they are received not as part of publicity or advertisement, not coming from the team and the management of the team, not coming from the PR department of the team and the department related to the management of that team, but coming from an independent source. When the news coverage is received by the people in general and people perceive that message as coming from an independent source not related to the team, then that creates even a better support for the team. इसलिए आजकल टीम हैंडलर्स जो हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड, उनकी कोशिश ये है कि not only should they use publicity and advertising platforms, but they should also involve the news media in proclaiming, identifying, and showing it to the fans, to the spectators, to the people at large, the activity that the team is undertaking. If that is successful, if news coverage is provided to the team, the provided news coverage is seen to be coming from an independent source unrelated to the team and the management. Therefore, news coverage generates more interest in the general public, and that heightened interest in the general public
is an energizing factor, is an added energizing factor for the team. News coverage as different from publicity or advertising is then the seventh strategy that is adopted by team management, team psychologists, team advertisers to achieve a higher level of energy for the team to be able to perform well. यहां पर ये जो दो स्ट्रेटजीज हमने डिस्कस की हैं, ये दो स्ट्रेटजी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की बॉर्डर ऑन द रियल्म ऑफ मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग. आप जानते हैं कि एडवर्टाइजिंग में साइकोलॉजी का बहुत गहरा दखल अमल है. आप जानते हैं कि मार्केटिंग में साइकोलॉजी का बहुत गहरा दखल अमल है. कुछ माहिरीन नफ्सियात का तो ये भी ख्याल है कि एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन, एडवाइस और सुपरविजन के बगैर अधूरी रह जाती है. एडवर्टाइजिंग दे फील इज हाफ द स्ट्रेंथ इफ इट इज विदाउट द एडवाइस एंड कंसेंट एंड सुपरविजन ऑफ trained psychologists. Marketers also feel that some marketers also feel that if marketing efforts are without the input of psychologists, those marketing efforts are not as effective as they could have been had they involved psychologists in their marketing efforts. इतना important role अब माहिरीन नफ्सियात का हो गया है और इसी रोल को वो स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए और स्पोर्ट्स एनर्जाइजिंग के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं. अगली स्ट्रेटजी जो है दैट इज प्री कंपटीशन वर्कआउट. प्री कंपटीशन वर्कआउट से क्या मुराद है? देखिए, माहिरीन नफ्सियात ने ये देखा कि कुछ टीम्स जो हैं वो एक्चुअल कंपटीशन से पहले रेस्ट करती हैं. कुछ टीम्स जो हैं वो एक्चुअल कंपटीशन से पहले नॉर्मल रूटीन का वर्क कैरी आउट करती हैं स्पोर्ट्स का, और कुछ टीम्स जो हैं वो कंपटीशन से पहले रिगरस वर्कआउट कैरी आउट करती हैं. अब आप ये बताइए, आपका क्या ख्याल है? इफ यू आर अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, what would you advise your team? Would you advise your team that they should be involved in a rest period before the actual competition? Or would you advise them that they should carry out the routine training activity before the actual competition? Or would you advise them that they should carry out a rigorous practice session before the actual competition? इन तीनों में से आप मुझे ये बताइए कि आप एज ए स्टूडेंट ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी आप टीम को क्या सजेस्ट करेंगे? क्या उन्हें कंपटीशन से पहले रेस्ट करना चाहिए, या कंपटीशन से पहले रूटीन का वर्कआउट करना चाहिए, या कंपटीशन से पहले रूटीन से बढ़कर वर्कआउट करना चाहिए? इंटरेस्टिंग. देखिए, 50s and 60s, in the decades of 50s and 60s, it was thought that the rest period before a competition is more conducive for better performance, for better energy level of the team as a whole. लेकिन कुछ माहिरीन नफ्सियात ने ओलंपिक्स के दरमियान और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के दौरान ये नोट किया
कि कुछ टीमें, खासतौर पर जापानीज टीम्स जो हैं, वो अपने एक्चुअल कंपटीशन से पहले रूटीन के प्रैक्टिस सेशन के अलावा एक रिगरस वर्कआउट कैरी आउट कर रही हैं। और उन्होंने ये नोट किया कि जापानीज टीम्स या दूसरी टीम्स जो रिगरस रेजिमेन कैरी आउट करती हैं बिफोर द कंपटीशन, दे परफॉर्म, व्हाट डू यू थिंक, बेटर, सेम और वर्स देन बिफोर? They perform better in competitions than those teams who do not carry out a rigorous practice session, or those teams that take a rest session. Interesting observation. So, sports psychologists experimented upon this, and they came to the conclusion that carrying out an extra rigorous exercise workout session before the competition is an energizing technology for the team. रोजमर्रा की कॉमन सेंस में हम ये समझेंगे कि अगर कंपटीशन से पहले टीम्स जो हैं वो रिगरसली एक वर्कआउट कैरी आउट करें, तो फिर टीम्स जो हैं दे वुड बी एग्जॉस्टेड, दे वुड बी फिटीग्ड, देयरफॉर इन कंपटीशन दे वुड सफर बैडली. Research results showed that some teams performed much better in competitions when they had experienced an extra rigorous pre-competition workout. Because extra rigorous pre-competition workout helps to energize teams. इसलिए अब माहिरीन नफ्सियात जो 8वीं स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं टू एनर्जाइज टीम्स, दैट इज टू गिव ए रिगरस प्री कॉम्पिटिशन वर्कआउट. हैरानी की बात है, लेकिन अब हमारी 21वीं सदी में एथलेटिक्स या स्पोर्ट्स पर्सन्स की फिजिक ऐसी हो गई हैं कि एक्स्ट्रा रिगरस वर्कआउट इज नॉट ए रिजल्ट, डज नॉट रिजल्ट इन fatigue, it does not lead to accumulation of fatigued athletes. In fact, it energizes them. It prepares them for the competition. It is as if वो नारा लगा के मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं. So this is another energizing technology that sports psychologists adopt, giving their teams a rigorous pre-competition workout. इस सिलसिले में आखिरी जो स्ट्रेटजी इस्तेमाल की जाती है टू एनर्जाइज टीम्स, उसको हम कहते हैं पोस्ट कंपटीशन कॉन्फ्रेंस या पोस्ट कंपटीशन मीटिंग. देखें, बात यह है, अभी तो इट वुड अपीयर एज इफ इट इज illogical to talk about energizing after the competition. What has post-competition conference got to do? देखिए, आप मौजूदा स्पोर्ट्स के एरिना में कोई भी कंपटीशन देख लें, आपको महसूस होगा, दिखाई देगा कि a competition is actually a series of events. Athletics में देखिए, there is the preliminary, then there is first heat, then there is second heat, then there is quarterfinal, then there is semi-final, and then there is a final. टेनिस में देखिए राउंड्स चल रहे हैं, बैडमिंटन में देखिए राउंड्स चल रहे हैं, क्रिकेट में देखिए वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप देखिए, फुटबॉल वर्ल्ड कप देखिए, उसमें राउंड्स चल रहे हैं. Which means
Generally speaking, modern sports is a continuous process. Therefore, pre-competition workout is one way of energizing, but the post-competition conference can also energize the team for the next competition, for the next मुकाबला, अगला मुकाबला जो टीम का होने वाला है. और आमतौर पे सिचुएशंस ऐसी ही हैं. मसलन वर्ल्ड कप आप ले लीजिए, उसमें राउंड रॉबिन कॉम्पिटिशंस होते हैं. पहले राउंड में हर टीम जो है वो हर दूसरी टीम के साथ मैच खेलती है. इस बात से कतई नजर कि टीम हारी है या जीती है, वो हर टीम के साथ दूसरा मैच खेलने के बाद पॉइंट्स जो हैं उनको कैलकुलेट किया जाता है और फिर पता चलता है कि इस राउंड रॉबिन कॉम्पिटिशन में कौन सी टीम ज्यादा जीती है पॉइंट्स के बेसिस पर और कौन सी टीम कम जीती है. इसी तरह आप हॉकी का मैच भी लीजिए, हॉकी का वर्ल्ड कप लीजिए, इसी तरह आप एथलेटिक्स लीजिए, इसी तरह आप स्विमिंग लीजिए, इसी तरह कोई भी कंपटीशन लें, उसमें बार बार कंटिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट है टीम्स की कंपटीशन के साथ. पोस्ट कंपटीशन कॉन्फ्रेंस का फायदा एनर्जाइजिंग या कंट्रीब्यूशन एनर्जाइजिंग में यह है दैट इट helps to point out the mistakes, the problems that the team encountered and the mistakes that the team committed in the just finished game, so that the team can analyze and look at what went wrong, how it went wrong, and how it can be corrected for the next competition, for the next match, for the next round of heats or quarterfinals or semifinals. इसलिए पोस्ट कंपटीशन कॉन्फ्रेंस या पोस्ट कंपटीशन मीटिंग जो है वो भी एनर्जाइजिंग का मॉडर्न स्पोर्ट्स में एक अहम हिस्सा बन चुकी है. These are the 9 strategies that teams employ, that managers, sports psychologists, and other people who are associated with teams employ to energize their teams. Let us now go forward of this and look at some of these strategies that individuals may use, or strategies that sports psychologists suggest to individuals, or sports psychologists train individuals to use strategies to energize themselves so that their level of activation reaches that optimal point. In that context, we are going to talk about 5 strategies. Number 1, individual goal setting. Number 2, self-talk. Number 3, attentional focus. Number 4, use of imagery. और नंबर 5, सेल्फ एक्टिवेशन. नंबर 4 के बारे में मैं आपको बताऊं कि इसको हम अगले लेक्चर्स में इमेजरी को, हाउ इमेजरी इज यूज्ड बाय स्पोर्ट्स पर्सन्स, व्हाट इज इमेजरी, हाउ इमेजरी इज यूज्ड, हाउ इमेजरी कैन हेल्प टू एक्टिवेट पीपल, हाउ इमेजरी कैन हेल्प पीपल to over-energize, to get over-energized and thereby contribute to the deterioration in performance. इसका हम बहुत डिटेल से जिक्र करेंगे अगले लेक्चर्स में. फिलहाल यहां पर हम जो जिक्र कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं इन एनर्जाइजिंग इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पर्सन्स. इसी ज़िम्न में आप देखिए कि जो सेल्फ टॉक है इसका हम पहले काफी जिक्र कर रहे हैं, बट वी विल focus here on how self-talk energizes or can help to energize. Let us take a look at them one by one now. सबसे पहले देखते हैं individual goal setting. मैंने आपको जब ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का कोर्स टैकल किया था तो आपसे गुजारिशात की थी कि ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर परफॉर्म करने के लिए माहिरीन नफ्सियात सजेस्ट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक ओवरऑल गोल सेट करे. इस ज़िम्न में मैंने आपसे ये भी गुजारिश की थी, आपको याद होगा कि
एक स्ट्रेटजी जो गोल सेटिंग की बनाई थी उसका नाम था MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, that you set the overall goals for an organization. यही चीज एथलीट्स, स्पोर्ट्स पर्सन्स इस्तेमाल करते हैं अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए, एंड दैट इज इंडिविजुअल गोल सेटिंग। इंडिविजुअल गोल सेटिंग से क्या मुराद है? मिसाल यूं समझ लीजिए कि एक शख्स है जो 1 मील दौड़ता है। ही इज ए माइलर इन athletics, and he runs the mile in 4 minutes flat. He sets the individual goal that I am going to start running the mile in 3 minutes and 58 seconds, that I am going to cut off those 2 seconds from the time of my running a mile. That is an example of individual goal setting. ओलंपिक्स में पिस्टल शूटिंग की कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला शख्स है। आप जानते हैं कि पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग भी वर्ल्ड ओलंपिक्स का एक इवेंट है। आप जानते हैं आर्चरी भी एक इवेंट है। एक कंपटीशन में राइफल शूटिंग के, पिस्टल शूटिंग के या आर्चरी में, तीरंदाजी में जो हिस्सा लेने वाला स्पोर्ट्स पर्सन है, वो कहता है कि मैं अपना स्कोर जो है वो 9.99 तक पहुंचाऊंगा इन द नेक्स्ट 4 months और 3 months आउट ऑफ अ पॉसिबल 10 स्कोर। जिम्नास्टिक्स में एक हिस्सा लेने वाली लड़की जो है, बच्ची जो है, एक बच्चा जो है, वो ये कहता है that in floor exercises I am going to get 10 out of 10, which is very, very difficult because you know that there are judges sitting and those judges individually assign scores to each gymnast in a gymnastics competition, either international competition or in the Olympics. And you know that there are world record holders. For instance, Nadia Comaneci. She was a young girl in her teens who performed so well that the judges gave her 10 out of 10 in her floor exercises. So this is an example of how individual goals may be set, where the athlete sets for himself either decreasing his time or increasing his overall score in sports or getting the highest possible score in a competition. Individual goal setting, research shows, is one of the energizing technologies that can get the person more and more involved. जैसे हमने ये देखा था ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में कि ओवरऑल गोल सेटिंग का ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस पर बहुत गहरा असर है इन इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन, इसी तरह माहिरीन नफ्सियात ने ये देखा है कि इंडिविजुअल गोल सेटिंग इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी plays a very important role in energizing the individual sports person to achieve that goal. That is the first strategy that is used by athletes to individually energize themselves. दूसरी चीज जो इस ज़िम्न में है, जिसका हम पहले भी काफी जिक्र कर चुके हैं, that is self talk. आप जानते हैं कि सेल्फ टॉक का हमारी सोच पर, हमारे किरदार पर और हमारे जज्बात पर निहायत गहरा असर पड़ता है। इसका असर मुस्बत भी हो सकता है
और इसका असर मनफी भी हो सकता है। हम ये देख चुके हैं कि वो वर्ल्ड क्लास एथलीट्स जो अपने आप से बातें करते हैं, वो बातें जो हैं, वो उनकी सेल्फ टॉक जो है, उनकी खुद कलामी जो है, वो पॉजिटिव मुस्बत सेल्फ टॉक है, मुस्बत पॉजिटिव सेल्फ टॉक है। एंड वी नो दैट वन ऑफ द contributing factors for better sports performance is positive self-talk. We also know that one of the hampering contributing factor, a factor that hampers sports performance, is negative self-talk. Self-talk का आप जानते हैं कि एक शख्स की ज़हनी सेहत पर भी निहायत गहरा असर पड़ता है। आपने एल्बर्ट एलिस के बारे में, आपने दूसरे कॉग्निटिव बिहेवियरिस्ट थेरेपिस्ट्स के बारे में यकीनन पढ़ा होगा। मैंने भी आपसे ये गुजारिशात की थी कि उनके नज़दीक सेल्फ टॉक इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वेज ऑफ इंप्रूविंग ए पर्सन्स मेंटल हेल्थ। Psychologists related to sports have borrowed that concept from cognitive behavior therapists and are using it for the benefit of sports persons. Positive self-talk helps to improve sports performance. Positive self-talk also helps to energize a sports person. For instance, positive self-talk may be, I am ready to explode in my first service in tennis. That I have to hold back my energy because my opponent is getting fatigued in boxing. That I can blast my way out of this problem that I am faced with. जरा सोचिए कि जो वेट लिफ्टर है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता है, अगर वो पॉजिटिव सेल्फ टॉक इस्तेमाल करे और अपने आप से कहे that now I am going to lift that weight and I am going to explode with energy to lift that weight above my head. That kind of self-talk, research shows, helps to energize. इस पे जो रिसर्च की है लोगों ने, वो ये देखा है कि जो energized वर्ल्ड चैंपियंस, क्लासी एथलीट्स हैं, वो भी यही अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। फॉर इंस्टेंस, होल्ड इट, गो नाउ, ब्लास्ट हिम और ब्लास्ट हर, गो फास्टर, यू कैन डू इट। All of these are examples of self-talk which help the individual athletes to get energized, and that is the second strategy that individual athletes use to energize themselves. Let us take a look at the third one. We have talked about this concept before. The third one is attentional focus. Attentional focus means that fixing your attention on the task at hand and not attending to extraneous stimuli. क्या मतलब हुआ इसका? कि अपनी तवज्जो को जो एक शख्स का गोल है उस पे मरकूज करना और बाकी जो स्टिमुलाई, जो उसको इर्द गिर्द के हालात से स्टिमुलाई रिसीव हो रहे हैं, उसको इग्नोर करना। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अटेंशनल फोकस। अटेंशनल फोकस is one of the important strategies of energizing that
athletes use. Research shows that by focusing attention, the individual can energize himself for the task better because his energy, which was being used at taking a look at, attending to, perceiving extraneous stimuli, वो चीजें जो उस वक्त ध्यान में नहीं होनी चाहिए, उनकी तरफ तवज्जो देने से जो एनर्जी उसकी मिसयूज होती है, that energy becomes focused on the task at hand, and therefore more and more energy is available for the task at hand if attentional focus is used by athletes or sports persons. So the third technology that sports persons use is attentional focus, that filter out, black out, stonewall other stimuli that are distracting a person. When those distracting stimuli, ऐसे मुहर्रकात जो एक शख्स को, उसकी तवज्जो को उसके टारगेट से, उसके हदफ से हटाते हैं, अगर वो शख्स उन मुहर्रकात को, उन स्टिमुलाई को अटेंड ना करे, then of course he has more energy, and that is attentional focusing. Then is one of the techniques that is used by all kinds of sports people to focus on task at hand. For instance, in tennis, if the person who is serving, if he focuses his attention in getting the first service in at the speed of over 100 kilometers an hour, that would be of great advantage to him. So the tennis server ignores what the spectators are shouting about. He ignores what his opponent is doing. He ignores whether the plane is flying overhead or not, and he focuses on getting that first serve in. When he focuses that way, that is an example of attentional focusing. पोल वॉल्ट एथलेटिक्स में आप मुलाहजा कीजिए, या हाई जंप को मुलाहजा कीजिए. You know, pole vault is that the athlete, the sports person, has a pole, बांस है उनके पास, and he has to jump over a higher barrier, a higher pole. आप जानते हैं कि उस जंप को लगाने के लिए the person must be completely focused on, because it not only involves, pole vault does not only involve an athletic skill, bhag ke aana, it also involves a skill used in gymnastics. He has to bring his body and then twist the body and then go over that bar. So it not only, pole vault is a kind of an event in sports that not only requires athletic ability of running, but it also involves the ability to do certain kinds of gymnastics at a particular stage in an event. So if the attention is focused of the athlete on using the pole and then the vault to go over that bar, then he would be able to perform better. And that is what is an example of attentional focus. In tennis, attentional focus will provide energy to put that first service in. In pole vaulting, attentional focus provides the energy to go over that bar. And that is how attentional focusing can energize athletes. चौथी चीज जो आपने इस ज़िम्न में देखनी है, वो है the use of imagery. देखिए, इसके बारे में हम, जैसे मैंने पहले गुजारिश की थी, बहुत डिटेल से जिक्र करेंगे अगले लेक्चर्स में. इसलिए यहां फिलहाल मैं इसको शॉर्ट एक समरी के फॉर्म में आपको बता देता हूं.
इमेजरी जो है अपने जहन में अक्स लाना, अपने जहन में एक तस्वीर पैदा करना, उसके जरिए भी एक शख्स एनर्जाइज हो सकता है। मसलन अगर वो ये शख्स समझे, एक इमेज अपने जहन में लाए that he is running so fast that his competition is falling behind him. That kind of an imagery that he brings to his mind would be a motivational kind of an imagery, and that will help him to get more energized. Energy can be brought forth by various uses of symbols and pictures and plastic pieces of imagery, as Freud had said. So imagery is another technology. मैंने जैसे गुजारिश की, इसको हम बहुत डिटेल से देखेंगे। फिलहाल इस पे इतना ही काफी। और पांचवी चीज जो है, जो आखिरी मैंने आपसे जिक्र करना है, of how individuals may energize themselves, that is self activation. एक शख्स जो है वो अपने आप को एनर्जाइज करने के इंडिविजुअल तरीके भी बना लेते हैं, और उन इंडिविजुअल तरीकों की वजह से they become energized. They can energize themselves for a split second where that energy is required. आपको याद होगा, मिडिल ईस्ट में एक मैच हो रहा था और उसमें हमारे क्रिकेटर ने एक आखिरी बॉल पे छिक्का मार के पाकिस्तान टीम को मैच जितवाया था। याद है आपको? That is an example, typical example of self-activation. When the batsman completely focused himself on the task at hand and activated himself so that on the last ball, he could score the highest score possible and get his team to win the match. आप जानते हैं कि पहले 2020 वर्ल्ड कप में भी एक शख्स ने एक ओवर में 6 छिक्के लगा के अपनी टीम को जितवाया था। These are examples of self-activation. Self-activation is another strategy used by individual athletes, which is actually their own methodology, personalized methodology of energizing themselves for the event at hand. This is the 5th one that we needed to talk about today. Before we end today's lecture, let us take a look at what we talked about today. We talked about some of the energizing strategies. We had talked about 5 energizing strategies before. Today we talked about 4 more strategies, and those included publicity/advertising as an energizing strategy for the whole team. Then we talked about news coverage as an advertising strategy for the team. Then we talked about pre-competition workout, और हमने आपको ये बताया था कि अभी तक कुछ माहिरीन नफ्सियात या कुछ लोग ये समझते हैं कि कंपटीशन से पहले टीम्स को रेस्ट करना चाहिए, लेकिन जो मौजूदा रिसर्च है उससे हमें पता चल रहा है कि रिगरस वर्कआउट का भी टीम एनर्जाइजिंग पे एक बहुत मुस्बत असर पड़ता है. That is what we saw as one of the team energizing strategy number 8, and then we talked about number 9, that is post-competition conference, where individual members bring to the team what they thought went wrong, what were the problems with their performance, and thus energize themselves for the next competition. Team energizing के बाद हमने कुछ individual strategies का भी जिक्र किया आज, और उन individual strategies में हमने 5 strategies का जिक्र किया. कौन कौन सी 5 strategies? Individual goal setting, how individuals may set their own goals, self-talk, फिर हमने कहा attentional focus, कि कैसे एक शख्स extraneous stimuli, he can block those extraneous stimuli and concentrate on what is at hand. Then we talked about imagery, and I said we will talk about imagery in the next few lectures in some detail. And I told you that imagery can also be used as an energizing technology. And then we talked about self-activation as one of the individual energizing strategy. ये 5 strategies individual level पे और वो 9 strategies जो हैं वो
टीम लेवल पे एनर्जाइजिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है. डू लुक अप दिस लेक्चर. We'll start another one in the next lecture. Until that time, take good care of yourselves and the people you love and care for. Khuda Hafiz. God be with you.